मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं क्या है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है देह गुहा, या इसे को इंग्लिश में सीलोम या बॉडी कैविटी कहा जाता है। देह गुहा में कौन से अंग आते हैं? यहाँ होना चाहिए कौन से अंग आते हैं। यहाँ कौन से अंग आते हैं मित्रों? देखिए, देह गुहा में कौन से अंग आते हैं? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है स्प्लीन प्लीहा और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी। बताइए मित्रों, यानी कौन सी ऐसी देह गुहा जो होती है, सीलोम जो होता है या बॉडी कैविटी कहा जाता है उसी को, कौन से अंग में आते हैं? बॉडी कैविटी में देह गुहा में कौन से अंग आते हैं? यानी कौन कौन से अंग आते हैं? लीवर, किडनी, स्प्लीन या सभी? बताइए मित्रों। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों, ऑल ऑफ दीज, यानी इसमें से सभी विकल्प सही हैं। लीवर भी सीलोम के अंतर्गत आता है, किडनी भी सीलोम के अंतर्गत आता है और स्प्लीन भी सीलोम के अंतर्गत आता है। यानी देह गुहा के अंतर्गत देह गुहा में किसको किसको गिना जाता है? लीवर हो गया, किडनी हो गया, लीहा हो गया, है ना, ये सब सीलोम के अंतर्गत आते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि निम्न में से, प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से कौन सा संघ या फाइलम देह गुहा रहित या इसीलोमेट होता है? पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा फाइलम है जो एसीलोमेट या देह गुहा रहित होता है। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है पोरीफेरा, ऑप्शन सी है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन डी है प्लेटीहेल्मिन्थीस और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज, सभी। मित्रों, इसमें से कौन सा ऐसा संघ है जो देह गुहा रहित होता है? मित्रों, इसमें से सभी संघ ऐसे हैं कि जो एसिलोमेट होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ई सही होगा, ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीस, सिलेंट्रेटा, ओरीफेरा और प्रोटोजोआ, जितने फाइलम ये हैं, ये सब किसमें होते हैं? एसिलोमेट होते हैं, अर्थात देह गुहा रहित होता है। और इसके बाद जितने बचते हैं सब क्या होते हैं? उसमें यूसिलोमेट पाया जाता है। हाँ, कुछ जैसे नीमेटोडा वगैरह हो गया, तो नीमेटोडा में जो होता है वो स्यूडोसिलोमेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? स्यूडोसिलोमेट। आइए यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि अमीबा एवं अन्य प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिका या इसी को इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का कार्य क्या है? ये कह रहा अमीबा और अन्य प्रोटोजोआ में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का कार्य क्या होता है? इसका मुख्य काम क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, जो अमीबा में पाया जाता है, अन्य प्रोटोजोआ जो है मेंबर में पाए जाते हैं, तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होता है उसका कार्य क्या होता है? मित्रों, प्रोटोजोआ यानी अमीबा के में संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य क्या है? आइए, ऑप्शन ए है पाचन का कार्य होता है, या ऑप्शन बी है श्वसन का कार्य होता है, ऑप्शन सी है उत्सर्जन का कार्य होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों, अमीबा और प्रोटोजोआ के मेंबर में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, संकुचनशील रिक्तिका होती है, उसका कार्य क्या होता है? पाचन का कार्य होता है, या श्वसन का कार्य होता है, रिस्पायरेशन होता है, या एक्सक्रीशन होता है, या इनमें से कोई नहीं मित्रों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्सर्जन। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है?
सी सही है। अर्थात मित्रों उत्सर्जन होगा स्क्रीशन। कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स होता है अमीबा में पाया जाता है वो स्क्रीशन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है मित्रों? स्क्रीशन का कार्य करता है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा अमीबा में स्यूडोपोडिया क्यों बनते हैं? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अमीबा में स्यूडोपोडिया क्यों बनते हैं? ऑप्शन ये है केंद्रक द्रव में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन बी है कोशिका द्रव में साल जल परिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी है गाल्जी काय में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन डी है जीव द्रव में परिवर्तन के कारण। बताइए मित्रों अमीबा में जो स्यूडोपोडिया बनता है मित्रों वो क्यों बनते हैं, इसका कारण क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही मित्रों। कोशिका द्रव जो होता है साइटोप्लाज्म में साल जल परिवर्तन के कारण। साल से जल में परिवर्तन होता है और जल से साल में, ये परिवर्तन के कारण साल जल में परिवर्तन के कारण ये कोशिका द्रव साल जल में परिवर्तित होती हैं और तभी स्यूडोपोडिया बनता है। साल जब कांस्टेंट रहता है तो साल होता है और जब फैला करके वो आगे बढ़ाते हैं उसी को जल कहा जाता है। तो साल जल परिवर्तन होता है और किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। आइए मित्रों इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा अमीबी पेचिस किसके कारण होता है? अमीबी जो पेचिस होता है, अमीबी डिसेंट्री जिसको कहा जाता है, किसके कारण होता है? ऑप्शन ए एंट अमीबा हिस्टोलिट का। ऑप्शन बी है एंट अमीबा जिंजीवालिस। ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों। बताइए मित्रों अमीबी पेचिस किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, की एंट अमीबा जिंजीवालिस के कारण, या प्लाज्मोडियम के कारण, या ए एंड बी दोनों सही। क्या मित्रों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण हम लोगों के अंदर आप सभी लोगों को क्या होता है? अमीबी पेचिस होता है। आइए मित्र और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा। कह रहा कोशिका रूपी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोशिका रूपी शरीर में जल की मात्रा के नियंत्रण की क्षमता क्या कहलाती है? फिर से समझ लीजिए कोशिका रूपी जो शरीर होता है उसमें जल की मात्रा के नियंत्रण की क्षमता क्या कहलाती है? आंतरिक नियंत्रण, ऑप्शन ए है आंतरिक नियंत्रण। ऑप्शन बी है वितरण नियंत्रण। ऑप्शन सी है परासरण नियंत्रण। ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए मित्रों कोशिका रूपी शरीर में जल की मात्रा के नियंत्रण की क्षमता क्या कहलाती है? आंतरिक नियंत्रण, वितरण नियंत्रण, या परासरण नियंत्रण, या कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही मित्रों। यहाँ परासरण नियंत्रण या ऑस्मोटिक कंट्रोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्मोटिक कंट्रोल कहा जाता है, परासरण नियंत्रण कहा जाता है। क्लियर मित्रों? अब आपको भूलना नहीं चाहिए कि कोशिका रूपी शरीर में जब भी जल की मात्रा का नियंत्रण की जो क्षमता होगी वो प्रेशर ऑस्मोटिक कंट्रोल कहा जाता है, परासरण नियंत्रण कहा जाता है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं। ये कह रहा है एनाफिलिस मच्छर, एनाफिलिस जो मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, मच्छर द्वारा मनुष्य में प्लाज्मोडियम का प्रवेश किस संक्रमण प्रावस्था में होता है? फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है समझना। यानी एनाफिलिस जो मच्छर है उसके द्वारा जो मनुष्य में प्लाज्मोडियम का प्रवेश होता है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम का प्रवेश होता है तो किस प्रावस्था में होता है? इसका मतलब ये कहना चाहता है कि एनाफिलिस मच्छर क्या चीज मनुष्य में इंजेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए है स्पोरोजोइट, ऑप्शन बी है ट्रोफोजोइट, ऑप्शन सी है मोन्यूटा, ऑप्शन ए है ए एंड बी। ऑप्शन डी क्या है? ए एंड बी। मित्रों एनाफिलिस मच्छर द्वारा मनुष्य में प्लाज्मोडियम का प्रवेश किस प्रावस्था में होता है? यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही मित्रों, स्पोरोजोइट। किस प्रावस्था में एंट्री करते हैं? स्पोरोजोइट। क्लियर मित्रों? ये जरूर याद रहना चाहिए, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये पूछ लेता है कि मनुष्य में किस रूप में, किस प्रावस्था में, किस स्टेज में
वो जो एनाफिलिज होते हैं वो जो हम लोगों के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो कौन से स्टेज में, स्पोरोजोइट में, यानी स्पोर को ये इंजेक्ट कर देते हैं। मित्रों आइए हम लोग प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किस जीव को अमर कहा जाता है? किस जीव को क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। ये पूछा जा रहा है किस जीव को अमर कहा जाता है। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है साइकान, ऑप्शन सी है यूप्लेक्टेला, ऑप्शन डी है केचुआ। बताइए मित्रों किस जीव को अमर कहा जाता है? अमीबा को कहा जाता है कि साइकान को कहा जाता है कि यूप्लेक्टेला को कहा जाता है कि केचुआ को कहा जाता है? मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अमीबा एक ऐसा जीव है जिसको अमर कहा जाता है और अमर कहने का मुख्य कारण ये है क्योंकि इसमें जो है द्विविभाजन की क्रिया होती है। अमीबा में कौन सी क्रिया होती है मित्रों? बाइनरी फिजन की क्रिया होती है, द्विविभाजन की क्रिया होती है। और इसमें द्विविभाजन का मतलब अगर छोटा सा भी पार्ट इसमें जो है काट बचा रहता है, बाकी पूरा अमीबा कट भी जाए तब भी वो रिजनरेट करके क्या हो जाएगा, द्विविभाजन करके क्या बन जाएगा, अमीबा बन जाएगा। इसीलिए इस जीव को क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मलेरिया पर महत्वपूर्ण खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? मलेरिया रोग पर महत्वपूर्ण खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, किस वैज्ञानिक को? ऑप्शन ए है प्रोटियस, ऑप्शन बी है रोनाल्ड रास, ऑप्शन सी है जॉर्ज क्यूवियर, ऑप्शन डी है डी बेयर। बताइए मित्रों मलेरिया पर महत्वपूर्ण खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोटियस को मिला कि रोनाल्ड रास को मिला कि जॉर्ज क्यूवियर को मिला, डी बेयर को मिला? तो किसको मिला मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही है। रोनाल्ड रास को इन्होंने खोज की थी और इसी के लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कृमियों का शरीर किससे ढका होता है? यानी वर्म का जो शरीर होता है, जैसे फीता क्रीम हो गया, तो ये कृमियों का जो शरीर होता है वो किससे ढका होता है? ऑप्शन ए है कार्बोनेट, ऑप्शन बी है काइटिन, ऑप्शन सी है क्यूटिकल, ऑप्शन डी है प्रोटीन। बताइए कृमियों का शरीर किससे ढका होता है? कार्बोनेट से कि काइटिन से कि क्यूटिकल से कि प्रोटीन से? तो मित्रों जो कृमियों का शरीर ढका होता है वो क्यूटिकल से ढका होता है। किससे ढका होता है मित्रों? क्यूटिकल। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं या 11 कह सकते हैं। वीनस की फूलों की डलिया या वीनस की फूलों की टोकरी कह सकते हैं किस स्पंज के सूखे कंकाल को कहते हैं? यानी ये कह रहा है किस स्पंज के सूखे के कंकाल को, किस स्पंज के सूखे कंकाल को फूलों की, वीनस के फूलों की डलिया कहा जाता है? बताइए मित्रों ऑप्शन ए है साइकान, ऑप्शन बी है स्पॉन्जिला, ऑप्शन सी है ल्यूकोसोलिनिया, ऑप्शन डी है यूप्लेक्टेला। बताइए मित्रों वीनस के फूलों की डलिया किस स्पंज को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या मित्रों? इंपॉर्टेंट है, जाने रहिए। कई बार पूछा भी गया है, तो पूछा गया है कि वीनस के फूलों की डलिया किस स्पंज के सूखे कंकाल को कहते हैं? साइकान को या स्पॉन्जिला को या ल्यूकोसोलिनिया को या यूप्लेक्टेला को? किसको कहा जाता है मित्रों? यूप्लेक्टेला को जो है वीनस की फूलों की डलिया कहा जाता है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा बाथ स्पंज किस सागर में पाई जाती है? मित्रों बताइए बाथ स्पंज किस सागर में पाई जाती है? ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है काला सागर, ऑप्शन सी है अरब सागर, ऑप्शन डी है हिंद महासागर। बताइए बाथ स्पंज कहाँ पाई जाती है?
बात स्पंज किस सागर में पाई जाती है? लाल सागर में, काला सागर में, अरब सागर में, हिंद महासागर में। इसका ये लाल सागर में पाई जाती है, रेड सी, रेड सी में पाई जाती है। रेड सी का मतलब लाल सागर, और लाल सागर में बात स्पंज पाए जाते हैं। आइए मित्रों, ये पूछा जा रहा है किस स्पंज को जापान में भेंट के रूप में प्रदान किया जाता है? किस स्पंज को जापान में भेंट के रूप में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए स्पंजिला, ऑप्शन बी है साइकान, ऑप्शन सी है यूप्लेक्टेला, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यहाँ पूछा गया किस स्पंज को जापान में भेंट के रूप में प्रदान किया जाता है? तो इसको किसको मित्रों? यहाँ यूप्लेक्टेला को जो है जापान में भेंट के रूप में प्रदान किया जाता है। और जापान में भेंट के रूप में प्रदान किया जाता है, जैसे अपने आप फूलों की टोकरी दी जाती है भेंट के रूप में, उसी प्रकार से जापान में इस यूप्लेक्टेला को दिया जाता है। और इसमें यूप्लेक्टेला देने का मतलब यह है कि वहाँ दरअसल यूप्लेक्टेला के अंदर जो होता है ये स्पंज है, इसके अंदर जो दो जीव पाए जाते हैं और वो मर जाते हैं दोनों, उसी में यानी वो सूख जाता, सूखने के बाद उसको दिया जाता है। जैसे यहाँ सूखे कंकाल को कहते हैं, हमने बताया। तो ये देते हैं तो दोनों जीव जो मर जाते हैं वो एक प्रतीक है प्रेम का। किसका प्रतीक है मित्रों? प्रेम का प्रतीक है। इसलिए जापान में क्या करते हैं, शादी के जोड़े में शादी के समय, विवाह के समय, विवाह मैरिज होता है तो उसी समय क्या करते हैं कि दोनों प्रेमी जोड़ यानी दोनों पत्नियों को प्रेम को बनाए रखने के लिए प्रेम का एक प्रतीक माना जाता है। और इसीलिए वहाँ जापान में जो है यूप्लेक्टेला को भेंट के रूप में दिया जाता है मित्रों। क्लियर? अब भूलेगा नहीं ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ को बनाने वाले मूंगा किस संघ के जीव? ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ को बनाने वाले मूंगा जो कोरल है वो किस फाइलम के जीव? मित्रों पहली चीज ये जान लीजिए, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ रीफ जो है ये एक जो है ग्रेट बैरियर रीफ, इतना बड़ा ये सीलेंट्रेटा फाइलम होता है। कौन फाइलम? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा फाइलम के जो मेंबर होते हैं वो ग्रेट बैरियर रीफ बहुत बड़ी वो है, वहाँ जा एक बांध की तरह, जैसे अपने आप बांध बनता है वैसे जान लीजिए ये जो है वहाँ पर समुद्रों में बांध की तरह बना देते हैं, उसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। और वो वहाँ से जहाज वगैरह पार नहीं हो पाता है। ये किसके मेंबर होते हैं मित्रों? सीलेंट्रेटा। वो क्या बनाते हैं? मूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस फाइलम का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है? इसमें तो बहुत सारा उदाहरण है, बहुत लंबा है, इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहते। किस फाइलम का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है? किस फाइलम का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है मित्रों? तो ऑप्शन ए है ओरिफेरा, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है सीलेंट्रेटा, ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोडा। बताइए मित्रों किस फाइलम का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है? तो पोरीफेरा का, या प्रोटोजोआ का, या सीलेंट्रेटा का, या आर्थ्रोपोडा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों। आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल वो किसका बना होता है? काइटिन का। जैसे बिच्छू हो गया और तिलचट्टा हो गया, इन सब का जो कवर्ड होता है बाहरी कंकाल होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। क्लियर? आइए जब तुम्हें घोंघे का फाइलम, मोलस्का फाइलम को देखेंगे उसका जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आइए मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।